हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में है जो लेक्चर सीरीज हम बना रहे थे ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023। उसका ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जितने भी सेक्शंस थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। ये लास्ट सेक्शन है, आपको पता होगा दिस इज सेक्शन नंबर 7। तो इसके पीछे जितने भी सेक्शंस हैं मुझे उम्मीद है कि उनके वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे और उनसे आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तो कमिंग टू दिस वीडियो सेक्शन नंबर 7 जो कि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अंदाज़ा लगा पाना कि इसमें से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी अ टीडियस जॉब, बट फिर भी डिपेंडिंग अपॉन माय एक्सपीरियंस ऑफ गेट एग्जामिनेशन प्लस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रिवाइज करते समय ज़रूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को पूरा यानी कि जो ये सेक्शन नंबर 7 है उसको कोशिश करिएगा कि आप पूरा पढ़ पाएँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 7 और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो इस सेक्शन में सब सेक्शन आता है वो है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। अब इस आरडीटी के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है टीआई प्लाज्मिड का। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर ये पाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर किस तरीके से आप अपना जीन इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या ये प्लाज्मिड है किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम द बैक्टीरिया इनसाइड द प्लांट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन से विरुलेंस फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, विरुलेंस फैक्टर्स का क्या रोल है, ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आरडीटी का फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है जीन आइसोलेशन एंड क्लोनिंग। सेकेंड है जीन आइसोलेशन एंड क्लोनिंग। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कहीं से अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म से अगर एक जीन कट आउट करना है तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप जीन को वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2, 3 इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा पोर्शन इसी में दूसरा पोर्शन जो है वो है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज़ कर रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या ब्लंट एंड्स क्रिएट करता है या फिर स्टैगर्ड एंड्स क्रिएट करता है। इनमें से कौन से जो एंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ जो आरडीटी है उस पर कौन से इम्पॉर्टेंट है। प्लस रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिवन अगर एक एंजाइम है आपके पास और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पे कट करता है, कौन सी साइट से मेरा मतलब है कि कितने बेस पेयर की साइट पे कट करता है, उसका साइट जो है रेस्ट्रिक्शन साइट कितना बड़ा है, 4 बेस पेयर है, 6 बेस पेयर है, 8 बेस पेयर की साइट है, कितनी बड़ी साइट है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि एक गिवन सीक्वेंस है ATTGGGCCC इस तरीके का सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस कितनी दूरी पे प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर, दैट मीन्स कितनी दफ़ा ये कट होगा अगर डीएनए की साइज़ इतनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं आपने देखे भी होंगे, PYQs में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जीन आइसोलेशन हो गया। और उसकी क्लोनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोनिंग में कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है राइट ट्रांसपोजोन्स एंड जीन टारगेटिंग, ये पता होना चाहिए। ट्रांसपोजोन्स एंड जीन टारगेटिंग, ट्रांसपोसोन्स एंड जीन टारगेटिंग। अब आपको पता है ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स बोला जाता है।
ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जंप करते हैं, ये सारी आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो आरडीटी के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स ऑन, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं तो न्यूमेरिकल्स ऑन आरडीटी। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस पेयर कट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी कितनी दूरी पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करेगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हम एक गिवन जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर रहे हैं अगर किसी एक जगह के अंदर, तो इंसर्ट करने के बाद और फिर कट कर रहे हैं तो कैसे होगा, या अगर हम कंप्लीट कटिंग कर रहे हैं या पार्शियल कटिंग कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। इस तरीके के कई सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा RDT का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है मॉलिक्यूलर टूल्स। मॉलिक्यूलर टूल्स में जाहिर सी बात है आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि मॉलिक्यूलर टूल्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले टूल्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है। जैसे कि DNA की लेबलिंग किस तरीके से हो सकती है या RNA की लेबलिंग किस तरीके से हो सकती है। अब आप देख लीजिए, DNA लेबलिंग या RNA लेबलिंग इस तरीके की ये कैसे हो सकती है, इसके बारे में अगर हम पता रखें तो सही है। अब इसमें जैसे कि लेबलिंग करना है अगर आपको, तो 5 प्राइम लेबलिंग हो सकती है, 3 प्राइम लेबलिंग हो सकती है। तो 5 प्राइम लेबलिंग किस तरीके से हो सकती है, आपको पता होगा कि आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, निकिंग करके आप दोबारा ऐड करवा सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या तरीके हैं जिससे कि आप लेबलिंग कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड्स हैं और किस मेथड की क्या खासियत है, कौन सा मेथड 5 प्राइम पे लेबलिंग करवाएगा, कौन सा 3 प्राइम पे लेबलिंग करवाएगा, इसका आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस RAPD RFLP ये सारी बातें पता होनी चाहिए। RAPD RFLP इसके अलावा भी और भी जो जेनेटिक मार्कर्स हैं, हालांकि आपके कोर्स में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, AFLP जैसे हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। RAPD RFLP AFLP ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जीन ट्रांसफ़र की जो टेक्निक्स हैं, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हमको जीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र बफर वगैरह यूज़ किया जाता है। और अगर मैं मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो बहुत बार आपने बायोलिस्टिक मेथड का नाम सुना होगा, कैल्शियम क्लोराइड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो वोल्टेज है, जैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, उसका भी इस्तेमाल करके आप जीन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, या अगर आपने ये देखा हो कि सेल्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जो बहुत बहुत शार्प पिपेट्स होती है उनको डायरेक्टली यूज़ करके आप न्यूक्लियस के अंदर किसी एक जीन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीन ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ये आपको मॉलिक्यूलर टूल्स के अंदर इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक। और इसके अलावा एक और टॉपिक है CRISPR-Cas। ये कंपैरेटिवली एक नया टॉपिक है और इसके ऊपर अभी कुछ समय पहले एक नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था आपके जेनिफर डुवर्डना और डॉक्टर इमैनुअल चारपेंटियर को, आपका CRISPR-Cas के लिए। CRISPR-Cas का बेसिक प्रिंसिपल और वो क्या क्या एप्लीकेशन रखता है ये बारे में, इसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ये हो गया मॉलिक्यूलर टूल्स। अब बढ़ते हैं एनालिटिकल टूल्स की तरफ। थर्ड मेरा हो गया एनालिटिकल टूल्स। एनालिटिकल टूल्स, अब इसमें ज़रा देख लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एनालिटिकल टूल्स। एनालिटिकल टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका माइक्रोस्कोपी आ जाता है। माइक्रोस्कोपी में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पता है कि वहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट्स को आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप आसानी से देख सकते हैं। दैट मीन्स यू डू नॉट नीड टू स्टेन योर स्पेसिमेन, आप डायरेक्टली उसको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर देख सकते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहाँ फेज डिफरेंस को इस्तेमाल करके एक बेहतर कंट्रास्ट बनाया जाता है ताकि आपको इमेज बहुत अच्छी दिख सके।
अब माइक्रोस्कोपी के अंदर ही कौन कौन से फैक्टर्स अच्छे ऐसे हैं जो आपकी इमेज को बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी इमेज जिसको बढ़ाने घटाने से आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी बातें आपको माइक्रोस्कोपी के अंदर अच्छे से आइडिया होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी कई तरीके की है, आपको पता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है आपकी, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है आपकी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगर मैं बेसिक अगर एक यूज़ बताऊं तो आप जो ओडी है उसको मेज़र करके आप पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना। तो इसके अलावा भी अब जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह का आप आइडिया लगा सकते हो। फिर सर्कुलर डाइक्रोइज्म यहाँ पे आ जाता है, उसके बारे में भी आप को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी से न्यूमेरिकल का एक पोर्शन आता है जिसमें बियर लैम्बर्ट लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बियर लैम्बर्ट लॉ में जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी या इसको एब्जॉर्बेंस भी कह लीजिए, एब्जॉर्बेंस ही लिखना चाहिए, और ट्रांसमिटेंस। तो एक एब्जॉर्बेंस हो गया, एक ट्रांसमिटेंस हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, इसके बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो होता ही है, आपको पता होगा एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। बात करते हैं फ्लो साइटोमेट्री, नेक्स्ट है फ्लो। अब फ्लो साइटोमेट्री में क्या क्या बातें आपको आइडिया होनी चाहिए। देखिए, फ्लो साइटोमेट्री बेसिकली एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा पूरा सेटअप है जिसके ज़रिए से आप सेल्स को एक पर्टिकुलर सेलुलर लेवल पे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। कि जैसे मैं एग्जांपल एक लेकर के बताऊं कि कौन से किस सेल में इस समय कौन सी प्लॉइडी है या सेल लिविंग है कि डेड है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर लेवल ये पता कर सकते हैं। तो फ्लो साइटोमेट्री अगेन उसका यूज़ क्या है ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, किस बेसिस पे क्या काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये पता होना चाहिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। और एनएमआर का बेसिक एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग के लिए इस समय एज ऑफ नाउ हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक एनएमआर है और एक एक्सआरडी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है बेसिकली। तो ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं एनएमआर का एप्लीकेशन के फॉर्म में, जैसे आप मैंने अभी भी बताया। तो ये एनएमआर हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए, आपके सिलेबस में दिया सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे एसडीएस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2D भी देखना पड़ेगा, आपको यहाँ वेस्टर्न के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात, एसडीएस वगैरह सबको पता होगा। यहाँ पे एसडीएस का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का, और इन अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन का क्राइटेरिया है वो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माइक्रो अरे क्या होता है। अब अगेन माइक्रो एरे आपको पता होगा कि ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है ये टेक्निक, इसके बारे में। और फिर आते हैं एंजाइमेटिक एंड इम्यूनो एसेज, एंजाइमेटिक एंड इम्यूनो एसेज। अब यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं वो है एलाइजा, वो है रिया, ये टेक्निक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एलाइजा के ही अगर आप देखें तो कई सारे वेरिएंट्स हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कम्पिटिटिव एलाइजा, बहुत सारे एलाइजा के ऊपर केस के वेरिएंट्स हैं। आप चाहे तो इसको मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। फिर आता है RIA, रिया, जिसको बोलते हैं रेडियो इम्यूनो एसे इसका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसी का। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसको मैं बताना चाहता था, एनालिटिकल टूल्स आपको देखना है। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स के ऊपर। फोर्थ है कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटेशनल टूल्स।
अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटेशनल टूल्स की, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अगर मैं जो चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाने वाली हैं उसकी बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए डेटाबेसेस के बारे में। नंबरिंग नहीं करता हूँ, डेटाबेसेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब डेटाबेसेस को भी अगर मैं सेग्रीगेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, या आ जाता है यहाँ पे आपके प्रोटीन डेटाबेसेस। इसके बाद अगर आप डिवाइड और भी करना चाहें तो आ जाता है प्राइमरी डेटाबेसेस, और आ जाता है आपका सेकेंडरी डेटाबेसेस। तो इनके बारे में, ये डेटाबेसेस जो डिवाइड कर सकते हैं आप उसको अलग अलग पार्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एब्रीविएशंस, यहाँ पे आपसे एब्रीविएशंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि पीडीबी कि प्रोटीन डेटा बैंक है, ये पीडीबी का तो मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन डेटा बैंक। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और अगर आपको एब्रीविएशन दिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ। स्कोरिंग मेट्रिसेस, यह इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग मेट्रिसेस मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि आपके कोर्स में ब्लॉसम है और आपके कोर्स में पैम मैट्रिक्स है। अब ये पता होना चाहिए कि जब ब्लॉसम आप बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, पैम जब आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, कब आप इवोल्यूशनरी मोर रिलेटेड सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कब आप लेस रिलेटेड सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो है वो स्कोरिंग मैट्रिसेस जो है वो आपको यहाँ पे आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये हो गया स्कोरिंग मैट्रिसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं अलाइनमेंट की। अगर मैं बात करूँ तो अलाइनमेंट जो है वो आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में किस तरीके से अलाइनमेंट हो सकता है, आपको मान लीजिए 3-4 अलाइनमेंट दे देगा, अब आप उसमें से चूज करिए कि बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा होगा आउट ऑफ दीज। या अगर आपसे बोला जाए कि अलाइनमेंट का स्कोर निकालिए तो क्या होगा, अलाइनमेंट का स्कोर निकालने के लिए देगा तो आपको, जब आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज़ देगा कि एक, अगर मान लीजिए कि प्रोटीन सीक्वेंसेस को अगर आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो जैसे आर्जिनिन के नीचे आर्जिनिन आ गया तो उसका कितना स्कोर होगा, या अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को दे रहा है कंपेयर करने के लिए तो अगेन आपको वैल्यूज़ देगा, गैप पेनल्टी की वैल्यू देगा और आपको बोलेगा कि भाई इसका जो सीक्वेंस का जो कंपैरिजन है उसके हिसाब से बताइए कि इसमें सबसे बेहतर जो अलाइनमेंट है वो कौन सा होगा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्लास्ट के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। ब्लास्ट और ब्लास्ट के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं, जैसे कि ब्लास्ट एन हो गया, ब्लास्ट पी हो गया, पी ब्लास्ट एन हो गया, इस तरीके से जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं ब्लास्ट के, प्लस उनके क्या क्या रोल्स हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीन प्रेडिक्शन एंड फंक्शनल एनोटेशन, जीन प्रेडिक्शन एंड फंक्शनल एनोटेशन, फंक्शनल एनोटेशन। अब इसमें क्या चीज़ें, जैसे जीन को आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कौन सा जीन, कहाँ से जीन की शुरुआत है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फंक्शनल एनोटेशन मतलब कि उसका उस जीन को जब आप प्रेडिक्ट कर लेते हो तो ये कैसे पता करोगे कि उसका फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शनल एनोटेशन हो गया जीन का। तो इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का जो सेक्शन 7 है ये ख़त्म होता है और हमने इसी के साथ पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। आपके बायो जो गेट बीटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सीरीज़ थी। अगेन मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कल से, यानी कि 7 अक्टूबर से आपके गैट बी के क्लासेस शुरू होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स आप में से इंटरेस्टेड हो अगर इसको ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे, 8299134528 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर गैट बी क्लासेस। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।